हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा लैंड यूटिलाइजेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है हमारे पास लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि लैंड यूज़ यूटिलाइजेशन, ज़मीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मतलब कैसे किस में होता है। अब हम देख रहे हैं, अब हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि इंडिया में क्या पैटर्न है लैंड को यूटिलाइज करने का। आइए देखते हैं। जो लैंड यूटिलाइजेशन है ना, देयर आर टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड लैंड यूजेज। हमारे पास दो फैक्टर पाए जाते हैं जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन को और इन्फ्लुएंस करते हैं इसके यूजेज को। पहला फैक्टर है हमारे पास फिजिकल फैक्टर, देन ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या आती हैं, हमारे पास टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट चेंज हो गया, सॉइल टाइप हो गया, एक्सेट्रा। फिजिकल फीचर्स में जो हमारे पास नेचुरली चीज़ें प्रेजेंट है उनको हम क्या कहेंगे, फिजिकल फीचर्स कहेंगे। तो इनमें टोपोग्राफी, जैसे हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, ये हो गई टोपोग्राफी। कौन सी ज़मीन कैसी किस्म की है, कौन सी जगह पे है, वो होगी टोपोग्राफी, और कैसे उनको यूज़ करना है। देन क्लाइमेट। अब क्लाइमेट है, देखो कहीं अच्छा मौसम है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी होगी, वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छा होगा। उसके बाद बात करें अगर सॉइल टाइप की, तो सॉइल टाइप में क्या है कि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अब एक प्लॉट है जहाँ पे क्या है फर्टिलिटी फुल है, क्या कहते हैं कि अच्छी ज़मीन है, जहाँ पे कोई भी आप ये करोगे, कल्टीवेशन करोगे, कोई भी क्रॉप ये लगाओगे तो अच्छे से ग्रो हो जाएगी। वहीं बात करें हम ऐसी जगह की जैसे डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ की सॉइल क्या होती है, बिल्कुल फर्टिलिटी नहीं होती उसमें, और हम क्या करते हैं वहाँ पे, और पानी भी नहीं होता है तो हम वहाँ पे क्या नहीं कर सकते हैं, जो ये एग्रीकल्चर कल्टीवेशन कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो सॉइल टाइप में भी ये आ गया। और उसी के साथ हम बात करें अगर ह्यूमन फीचर्स की, तो ह्यूमन फीचर्स में क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखिए डे बाई डे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड ट्रेडिशनल एंड कल्चरल एक्सेट्रा। पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी ह्यूमन फैक्टर्स में आता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर हमारे पास कोई लैंड है तो उसके लिए क्या हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए उसको वो कल्टीवेट करने के लिए। तो उसी के साथ साथ ट्रेडिशनल एंड कल्चरल ये लैंड्स हैं जिनकी अपनी वैल्यू, अपने महत्व होते हैं उनके। जैसे हम देखते हैं वृंदावन हो गया, मथुरा ये हो गई, तो इन जो लैंड्स की है ना, इनकी अपनी वैल्यू है, तो ये ह्यूमन फीचर्स में आ गए। उसी के साथ हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो उसके बाद है टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा इंडिया है ना, हमारे इंडिया का पूरा एरिया कितना है, हमारे पास 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आ गया, समझ लीजिए आप 100% हो गया ये 100% एरिया। ये हमारी क्या है, पूरा लैंड मास है इंडिया का 100%। कितना है ये आपको नंबर याद रखना है। मे बी आपको एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगी, कितना एरिया है इसका, ये हमारे इंडिया का, तो हो सकता है ये, तो आपको ये याद रखना है। तो उसके बाद क्या है, लैंड यूज डाटा इज़ अवेलेबल ओनली 93%। जैसे कि मैंने बताया, इतना हमारा एरिया है 3.28%। अब ये मान लीजिए 100% है, इसमें से सिर्फ हमारे पास कितनी 93% जो लैंड है उसका डाटा अवेलेबल है, उसके पैटर्न का हमको पता है, कहाँ कौन सी ज़मीन किस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो वहीं हम देखते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। देखिए पता क्या है, जो आसाम, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ का डाटा हमारे पास भी, वहाँ का डाटा भी अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले क्या, जो ये 100% है, इसमें से हम 93% जानते हैं, लेकिन 7% जो डाटा है ना, उसका हमारे पास है, उसकी सर्वे ही नहीं हुई है, उसमें क्या होता है हमको पता ही नहीं है। तो वो 7% कहाँ है, वो 7% है आसाम, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, इनमें भी कुछ इनमें स्टेट्स हैं जिनका हमको पता नहीं, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, ऐसी स्टेट्स हैं जिनका हमको पता ही नहीं है कि उनमें कैसा पैटर्न यूज होता है आसाम के अलावा। वहीं हमारे पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर भी है। मोर एवर सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ नॉट बीन सर्वेड। वहीं हमारे पास क्या है, जम्मू एंड कश्मीर भी ऐसा एरिया है जिसमें कुछ लैंड मास ऐसा है जिसका हम नहीं जानते ये यूज़ क्या है, पैटर्न क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैप है जम्मू एंड कश्मीर का, देखिए जो ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये इस वाली लाइन से नीचे, ये क्या किसके अंडर आता है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये
ऑफिशियल मैप है हमारा, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो 7% लैंड है जिसका हमको पता नहीं कि यूजेज क्या है, तो उसमें क्या है, ये वाला एरिया जो है, ये तो गिलगित पाकिस्तान का होगा, गिलगित पाकिस्तान अंडर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान के अंडर है। उसके बाद हो गया अक्साई चीन, ये जो चिंगू चाइनीज़ है ना, ये वाला एरिया है, उन्होंने इलीगली ये करके रखा है, ये वाला एरिया। उसके बाद क्या है, जो ये पोर्शन है ये वाला, ये इसमें क्या है, ये वाला एरिया जो है पहले पाकिस्तान ये करता था इलीगली, देन इन्होंने ये क्या किया है, अब चाइना को ट्रांसफ़र किया है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये अब पाकिस्तान ने चाइना को ट्रांसफ़र किया है। ये तो था ही था, उसके बाद ये वाला उनको कर दिया, ये भी पाकिस्तान के मतलब इलीगली, जिसको हम पीओके के नाम से भी जानते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इलीगली जो भी लैंड हमारा उन्होंने ये करके रखा है, कब्जा करके रखा है, ऐसे मानते हो अब, लेकिन हम देने वाले तो हम हैं नहीं, लेकिन फिर भी जो करके रखा उन्होंने। उसके बाद है असद कश्मीर जो है, ये भी इसके पाकिस्तान के अंडर आता है, जो ये उन्होंने बोल के रखा है। तो ये सिर्फ अगर देखा जाए ऑफिशियली तो क्या है, ऑफिशियल ये है जम्मू एंड कश्मीर का, ये है अंडर इंडियन गवर्नमेंट। तो ये आ गया पाकिस्तान, ये चिंगू चाइनीज़ के अंडर। तो ये वाला एरिया है जिसके बारे में हम नहीं जानते कि यहाँ पे क्या है, कि इस ज़मीन का क्या पैटर्न है। तो 7% में यही आ जाता है, कुछ ये और कुछ हो गया ये वाली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो ये वाला एरिया हो गया, ये कुल मिला के कितना 7% आता है। 93% तो हम जानते हैं कि उसमें क्या होता है, किस तरीके का पैटर्न है, कौन कौन सी लैंड टाइप पाई जाती है। लेकिन वहीं साथ ही साथ अगर बात करें तो 7% जो लैंड मास है उसका हम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ये एरिया किसके अंडर है, इन कंट्रीज़ के अंडर आता है, इसके बारे में हम नहीं जानते। और साथ ही साथ जो ये वाली स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनका भी नहीं जानते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन, सही मान लीजिए। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। बात करें अगर हम प्रॉब्लम्स की, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्या, किसमें, लैंड यूज़ पैटर्न में। तो क्या होता है, द लैंड अंडर प्रोमिनेंट पास्चर हैज़ डिक्रीज। जो एरिया है ना, जो हमारे कैटल्स के लिए फीड करने के लिए था, जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो फील्ड्स थे, वो क्या है, डे बाई डे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, बढ़ती जा रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कॉलोनीज़ की, इंडस्ट्रीज़ की। तो ऐसे इनके इस पर्पज़ के लिए क्या है, ये जो है ये पास्चर वगैरह है और फीडिंग ग्राउंड्स जो हैं वो क्या है, कम होते जा रहे हैं डे बाई डे, तो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं ये भी। तो उसके बाद कि मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फैलो लैंड्स एंड आइदर ऑफ द पोअर क्वालिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड्स इज़ वेरी हाई। या तो अदर देन करंट फैलो क्या बताया था मैंने, कि वो एरिया जिसको 5 साल से ज़्यादा या 5 साल तक क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी वापस आ सके उस ज़मीन की। या फिर ऐसी मतलब ज़मीन होती है, उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है, अगर आपको वहाँ पे कल्टीवेट करनी है क्रॉप्स, तो उसके लिए क्या आपको कॉस्ट भी हाई लगेगी आपको, क्योंकि वहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी पहुँचानी है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो कॉस्ट ऑब्वियसली सी बात है, कॉस्ट ज़्यादा ही लगेगा। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। उसके बाद क्या है, इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अदर स्टेट्स। जो मैंने बताया ना, 93% लैंड एरिया है जिसका हम जानते हैं कि पैटर्न क्या है, वो हम मान लीजिए 100% है वो, उसमें से भी 80% एरिया जो है पंजाब एंड हरियाणा ही कल्टीवेट कर, मतलब एग्रीकल्चर वही करते हैं, और जो बाकी बचा 10% वो बाकी स्टेट्स करते हैं। तो उसी के साथ साथ जो कि क्या है, अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फेयर लोअर देन डिज़ायर 23%। हमारी डिज़ायर क्या है कि 33% एरिया जो है लैंड का, वो किसके अंडर आना चाहिए, फॉरेस्ट के अंडर आना चाहिए। देखिए मतलब 1952 में क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जिसके तहत ये बोला गया था कि आपका जो टोटल लैंड मास है उसमें से 33% क्या है, आपका जो लैंड मास है वो किसके अंडर आना चाहिए, फॉरेस्ट के अंडर आना चाहिए। सो यही है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। उसके बाद क्या है, हम देखते हैं क्या रेशियो है इसका प्रीवियस टाइम में और आज के टाइम में। 1960-61 का टाइम क्या था, उस टाइम के जो नेट सॉन एरिया था वो 46.26 ये % था। उसके बाद फॉरेस्ट में कितना था, 18% उसमें आता था। ये बैरन या वेस्टलैंड जो ऐसे ही होती थी, वेस्टलैंड होती थी, बैरन बंजर ज़मीन, 18% उसमें आ जाता था। 4.95% किस में आता था, नॉन एग्रीकल्चरल के लिए आ जाता था। 4.7% एरिया किसके अंदर, मिसलिनियस ट्रीज ग्रो होते थे, जो फालतू के पेड़ हैं समझ लीजिए आप, उनके लिए यूज़ होता था। बाकी का रेशो ये। देन उसके बाद ये तो था पुराना। हम आज के टाइम पे देखते हैं आज क्या है। आज के टाइम पे इन द सेंस ये जो रेशो है इस आपको भी अपडेट होना पड़ेगा कि तब ईयर बाय ईयर ये जो है चेंज होता जाता है। सो देखते हैं क्या है 14 to 19 तक क्या है।
इसमें जो नेट सॉन एरिया है वो घट गया है 45.5% तक आ चुका है। उसके बाद क्या है ये 23% क्या है फेलो लैंड आ गया है, करंट फेलो लैंड वो आ गया है। इसी के साथ आप देख सकते हैं करंट फेलो में 49% आ गया है हमारा। तो ये क्या है रेशो है सारा कि लैंड यूज़ पैटर्न का क्या ये है सोर्स है इंडिया में। तो देखिए यार मतलब आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो लैंड को, कैसा पैटर्न है जो घटता जा रहा है, कुछ बढ़ते जा रहा है, घट क्या रहा है जो कल्टीवेटेड एरिया है जो वो नेट सॉन एरिया वो घटता जा रहा है या फिर वेस्टलैंड ज़्यादा बढ़ रही है। वो किस लिए कि हमको क्या करना है कि इस तरीके से यूज़ करना है कि एक इकोनॉमिक और ग्लोबल ये क्या है कि स्टेबिलिटी बनी रहे। क्योंकि जितना हम नुकसान पहुँचाएंगे, जितना हम मिसयूज़ करेंगे इसका, हर चीज़ का नेचर का मिसयूज़ करेंगे, उतना क्या है डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इस यही ध्यान रखना है हमके, जो ध्यान रखना है कि अच्छे से इस्तेमाल करना है वो बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। तो ये था क्या था हमारा लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो हमारे इंडिया में इस तरीके से लैंड क्या है यूज़ किया जाता है और ये कुछ दिक्कत जो परेशानियां आती हैं वो भी। और उसके बाद जो रेशियो है ये रेशियो आप देख ही सकते हो कि क्या क्या है, तब के टाइम पे क्या था और अब के टाइम पे क्या है। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।